नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप लोग अपने पढ़ाई लिखाई को बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपनी एनसीईआरटी को। आज है हम लोग का अध्याय 2। एनसीईआरटी में हम लोग पढ़ने वाले हैं। कौन सा अध्याय कौन सा है? 2 है। इसी अध्याय का क्या नाम है हम आपको बता देना चाहते हैं कि हम लोग 6 अभी एनसीईआरटी की सीरीज को स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें हम लोग कक्षा यानी क्लास 6 की एनसीईआरटी क्लास 6 की एनसीईआरटी को कवर कर रहे हैं। एक अध्याय हो गया है हमारा, एक चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया। हम चैप्टर 2 आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, अध्याय 2 है, इसे बोला अध्याय 2 है। इसमें क्या है देखिए, अखेटक। अखेटक का मतलब शिकारी लोग, हाँ, खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। आई बात समझ में? अध्याय का नाम है, अध्याय 2 है। अध्याय का नाम क्या है? अखेटक, यानी जो शिकारी होते थे खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। ठीक है, ये है तुषार की रेल यात्रा। चलिए हम लोग आते हैं अपने तुषार की रेल यात्रा पे। कहाँ है इनका रेल? आइए देखते हैं। तुषार की रेल यात्रा। तुषार अपने एक रिश्तेदार की शादी में दिल्ली से चेन्नई जा रहा था। ठीक है, रेल में उसे खिड़की वाली सीट मिल गई, जहां से वह बाहर का नजारा देखने में मग्न हो गया। तेज दौड़ती गाड़ी से उसने देखा कि पेड़ पौधे, घर, खेत खलिहान बड़ी तेजी से पीछे की ओर छूटते चले जा रहे थे। तभी उसके चाचा ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, पता है? क्या पता है भाई? लोगों ने मात्र 150 साल पहले रेल से यात्रा करनी शुरू की थी। क्या बोला इनके चाचा ने? लोगों ने मात्र 150 साल पहले रेल से यात्रा करनी शुरू की थी। बस, तो आइए हम लोग थोड़ा स्पीड में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ऐसे धीरे धीरे अगर हम लोग पढ़ेंगे तो चैप्टर खत्म ही नहीं होगा, वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। और ये इसके कुछ दशक बाद आई। तुषार सोचने लगा कि जब लोग के पास आने जाने के लिए तेज रफ्तार वाली सवारियां नहीं थी, तो क्या वे यात्रा ही नहीं करते थे? क्या वे अपनी अपनी सारी जिंदगी एक ही जगह पर बिता दिया करते थे? नहीं, ऐसी बात नहीं थी। ऐसी बात नहीं थी भाई। उसका सोचना भी सही था। जब 150 साल पहले ही रेल यात्रा शुरू हुई, है ना, रेल की यात्रा करनी शुरू हुई, तभी उसके मन में एक डाउट आया भाई, क्या उससे पहले वाले लोग क्या करते थे? कहीं एक ही जगह? लेकिन ऐसा नहीं था। आरंभिक मानव, ठीक है, आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते घूमते थे? आरंभिक मानव यानी पहले के मानव क्यों इधर उधर घूमते थे? देखिए, हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले, भाई डेट को आप लोग घेरिए, 20 लाख साल पहले पहले रहा करते थे। आज हम उन्हें अखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से भी जानते हैं। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इन नाम से पुकारा जाता है। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियां और चिड़ियां पकड़ते थे, फूल फूल मूल दाने, पौधे, पत्तियां, अंडे इकट्ठा किया करते थे। अखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। ऐसा करने के कई कारण थे। कौन कौन से कारण थे भाई? आइए देखते हैं कौन कौन से कारण थे। अखेटक संग्रह कई कारण से। पहला कारण इसमें क्या है? यदि यह यह है कि अगर वह एक ही जगह पर
ज्यादा दिनों तक रहते तो आसपास के पौधे, फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे। इसलिए वे भोजन की तलाश में इन्हीं दूसरे जगहों पर जाना पड़ता था। दूसरा कारण क्या है? देखिए, दूसरा कारण यह है कि पहली बात देखिए, समझते जाइएगा कि पहले कारण क्या बताया है। ये एनसीईआरटी में आंसर राइटिंग में जब अगर आपसे पूछा, आंसर राइटिंग में बहुत ही योगदान करेगा आपके। पहला कारण यह है कि एक ही जगह पर ज्यादा दिनों तक रहते और आसपास के पेड़ पौधे, फलों, जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे, है ना। इसीलिए भोजन की तलाश में इन्हें दूसरी जगहों पर जाना पड़ता था। ठीक है। दूसरा कारण यह था कि देखिए, मूल का जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरण और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। तो इसलिए इन्हीं जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी इनके पीछे पीछे जाया करते थे। ठीक है। ये एक तो कारण यह है। एक कारण यह है कि जहाँ रहते थे वहाँ उस क्षेत्र के जितने जानवर, जीव जंतु, फल आदि थे वो खाकर समाप्त कर देते थे। और दूसरा कारण यह है कि वहाँ के जो पशु थे, जहाँ रहते थे वहाँ पशु पहले 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 यानी कि जो 20,000 साल जो पहले के जो मानव थे, तो 20,000 साल पहले के जो मानव थे वो क्या करते थे? यही तो करते थे। और दूसरा कारण यह उनका जानवर की एक जो जैसे जानवर थे और मवेशी जानवर मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाया करते थे। तो जो वहाँ के मानव थे तो उन्हीं के पीछे पीछे जाया करते थे। ठीक है। तो ये दूसरा कारण हो गया। ठीक है। पहला कारण, दूसरा कारण। अब देखिए तीसरा कारण क्या है। बहुत ही अच्छा खूबसूरत कारण बताया है इसने। तीसरा कारण यह है कि पेड़ों और पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं। इसीलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते घूमते होंगे। और इसका चौथा कारण क्या बताया है कि पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधे का जीवित रहना संभव नहीं होता। और पानी झीलों, झरनों तथा नदियों में ही मिलता है। यद्यपि कई नदियों और झीलों का पानी भी कभी नहीं सूखता, कुछ झीलों और नदियों में पानी बारिश के बाद ही मिल जाता है ना। इसलिए ऐसी झीलें और नदियों के किनारे बसे लोग सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर जाया करते थे। ठीक है। तो ये हो गया। अब दूसरा, पानी की तलाश, मेन चीज पानी, है ना। दूसरे चरण में इसका दूसरे कारण, चौथे कारण में इसने पानी को महत्व दे दिया है। ठीक है ना। पहले में अगर हमसे पूछे पहले कारण में क्या था, पहले कारण में आइए देखते हैं पहले कारण में क्या था। कारण कि एक जगह से रहते थे और आसपास पौधे और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे। और दूसरा कारण, पशु के पीछे पीछे चला जाते थे। तीसरा कारण है मौसमी अन्न तलाश में, मौसम के फल फूल आदि के तलाश में वो जाया करते थे कि कौन सा पेड़ कहाँ है और किस मौसम में कौन सा फल लगेगा। ठीक है। आइए आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। आरंभिक मानव, आगे बढ़ते हैं। पॉइंट दिया इसमें, आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है? पुरातात्विकविदों हैं पुरातात्विकविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली हैं जिनका निर्माण और उपयोग अखेटक खाद्य संग्राहक किया करते थे। यह संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों को औजार बनाए हों। ठीक है। औजार बनाए हों। किसके किसके? देखिए, लोग ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है। यहाँ से ये ले लेते हैं। देखिए ये ठीक बनाए होते हैं। ठीक है। आइए आगे। इनमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे हैं। जैसे इनमें से कुछ औजारों का उपयोग फल फूल काटने, हड्डियों और मांस काटने तथा पेड़ की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था।
कुछ के साथ हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे मुट्टे हैं लगाकर भाले, लकड़ियों में के मुट्ठे, अरे आगे जो भाला लगा जाता है ना लकड़ी के, जो जैसे मान लिया लकड़ी है, लकड़ी का मुट्ठा, यहाँ एक क्या लगा दिया जाता है, एक देखिए मैं बताएगा आपको, एक लकड़ी, जैसे भाला लकड़ी है, अब इसी का एक औजार के रूप में, अभी देखिए आगे शायद दिया होगा, अभी देखते हैं, ये देखिए यहाँ दिया है ना। तो और बाण जैसे हथियार बनाए जाते थे। कुछ औजारों में लकड़ियां काटी जाती थी। लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोपड़ियों और औजारें बनाने में भी किया जाता था। ठीक है, कितनी अच्छी बात है, देखिए कैसे, ये देखिए, ये जैसे यहाँ अब एक लकड़ी लगा के आगे यहाँ एक भाला के टाइप का बना लेते थे, तीर के टाइप का। ठीक है, तो देखो कितने होशियार मतलब थे, तभी से अब उन्हीं का हम लोग कॉपी करते हैं, तीर भाले वगैरह वगैरह जो बनते हैं उन्हीं का हम लोग कॉपी कर करके बनाते हैं, एक्स्ट्रा कुछ नहीं। देखिए, और वही चीज हमें, वो मानव भी हमें है और ये मानव भी हमें, बस इसमें थोड़ा सोच का परिवर्तन हो गया, यानी दिमाग का परिवर्तन, दिमाग का क्या परिवर्तन, उसके न्यूरॉन्स बढ़ गए हैं और कुछ नहीं। पत्थरों के औजारों का उपयोग बाएं इंसान के खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए किया जाता था, और दाएं ये देखिए, पत्थरों का औजार का उपयोग बाएं, ये वाला दाहिने बाएं बाएं ये वाला है ना, बाएं वाला, इसका क्या प्रयोग है, इंसान के खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए किया जाता था, और दाएं जानवरों की खाल को उतारने, देखिए भाई, खाल को उतारने और खाल से बने वस्त्रों को सिलने के लिए किया जाता था। वो तेरी की, कितनी अच्छी अच्छी बातें हैं भाई, एनसीईआरटी तो अभी तक है देखो। ठीक है, कैसे कैसे आया, चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं हम लोग, मजा आ रहा है पढ़ने में, सच में बताएं। रहने की जगह निर्धारित करना, कैसे रहने की जगह, मानचित्र 2 में देखो, लिखो है लाल त्रिकोण में वाले स्थान वे पुरास्थल हैं जहां अखेटक संग्रह खाद्य संग्रहों के होने के प्रमाण मिले हैं। ठीक है, इनके अलावा भी और कई स्थानों पर अखेटक खाद्य संग्राहक रहते थे। मानचित्र में सिर्फ कुछ गिने चुने स्थान ही चिन्हित किए गए हैं। कई पुरातात्विक नदियों और झीलों के किनारे पाए जाते थे। भाई कहाँ कहाँ है, लाल से चिन्हा गया है ना, लाल से, अभी देखिएगा लाल से, ये देखिए भीमबेटका मध्य प्रदेश एमपी में है। ठीक है, हुगली हुग्सगी कुरनुल गुफाएं, ठीक है, कुरनुल गुफाएं, आई बात समझ में। अभी यहाँ देखिए लाल से, ये देखिए पूरा पाषाण काल पूरा स्थल, चौकड़ी में जो बना है नव पाषाण काल में, हरियर का बना है महापाषाणिक पुरास्थल, आरंभिक गांव जो दिखाए गए हैं इनाम नाग है, और आधुनिक नगर कोलकाता हो। ठीक है, ये चीजें हैं आपकी, नक्शा भी बना के दे रखा है। आइए आगे बढ़ते हैं अपने, चलते हैं आगे। देखिए चूंकि पत्थर के उपकरण बहुत ही महत्वपूर्ण थे, इसलिए लोग जैसे ऐसी जगह ढूंढते रहते थे जहां अच्छे पत्थर मिल सके। चित्र शैली भाई देखिए, एक शिकारी करता हुआ बना गया है। शैल चित्रकला क्या है इसमें, इसमें सॉरी, इनसे हमें क्या पता चलता है, क्या पता चल रहा है आपको, ऐसे बताइए, पढ़े ना अभी, क्या पता चल रहा है, एक शिकार है और एक शिकारी है। ठीक है, शिकार को शिकारी क्या कर रहा है, दौड़ा रहा है या शिकार कर रहा है। ठीक है, एक शैली चित्र में है, इस चित्र के बारे में बताओ, जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनमें से कुछ की दीवारों पर चित्र मिले हैं। इनमें कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश और दक्षिणी
उत्तर प्रदेश की गुफाओं से मिले चित्र हैं। इसमें जंगली जानवरों का बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण दिया गया है ना। हाँ देखिए भाई क्या है, ये भी भाई कुछ छोड़ना नहीं है। भीमबेटका आधुनिक मध्य प्रदेश, है ना। भीमबेटका आधुनिक मध्य, इस पुरास्थल से गुफाएं वहाँ कंदराएं मिली हैं। लोग इन गुफाओं के लिए में इसलिए रहते थे क्योंकि यहाँ उन्हें बारिश, धूप और हवाओं से राहत मिलती थी। ये गुफाएं नर्मदा घाटी के पास हैं। क्या तुम बता सकते हो कि रहने वालों के लिए लोग ने यह जगह क्यों चुनी थी? नर्मदा घाटी के पास। देखिए वहां से भीमबेटका मध्य प्रदेश, यहाँ पर एक पहाड़ है शायद सतपुड़ा, है ना, सतपुड़ा ही है मध्य। तो इसी के नाते ये देखिए नर्मदा नदी है बीच का, यहाँ देखिए पानी भी मिलता, ठीक है। और सतपुड़ा से आने वाली हवाएं जो थी, यहाँ से लू चलती, हवाएं चलती, ये टकरा कर नहीं, मतलब इधर नहीं जा पाती। ये कुल मिला के सुरक्षित स्थान पर रहने का भी जगह था, पानी भी था, नर्मदा नदी का पानी भी था। बसरते बसरते ऐसे कई सारे कारण हो सकते हैं। आइए हम यहाँ पढ़ते हैं, शायद कारण दिया हो इसका। पुरास्थल, पुरास्थल किसे कहते हैं? देखिए पुरास्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में वे उन्हें वहीं छोड़ गए। ये जमीन के ऊपर अंदर कभी कभी समुद्र और जल के तल में भी पाए जाते हैं। इन पुरास्थलों के बारे में आपको अगले अध्याय में पढ़ने को मिलेगा, ठीक है ना। आग की खोज, चलिए यहाँ से आपका थोड़ा इम्पोर्टेंट आ गया, आग की खोज, ठीक है। यहाँ देखिए मानचित्र 2 में कुरनुल गुफाओं ढूंढे, यहाँ राख के अवशेष मिले हैं, ठीक है। इसका मतलब यह है कि आरंभ लोग आग जलाना सीख गए थे। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया गया, जैसे कि प्रकाश के लिए, मांस भूनने के लिए और खतरनाक जानवरों को दूर आदि भगाने के लिए, ठीक है। आज हम आज आज हम आग का उपयोग किस लिए करते हैं, ये आप लोगों के लिए प्रश्न है। खाना पकाने के लिए, कौड़ा तापने के लिए, है ना। कौड़ा मतलब अलाव, अलाव दैट इज कौड़ा, ठीक है। नाम अब तिथियां, आप देखिए ये थोड़ा इम्पोर्टेंट लग रहा है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। क्या है यह? हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं वो पुरातात्विकविदों यानी आर्कोलॉजिस्ट जिसे बोला जाता है ने उनके बड़े बड़े नाम रखे हैं। आरंभ काल में पूरा पाषाण काल कहते थे, जिस काल में हम पढ़ रहे हैं, है ना। अब देखिए यहीं पर जब आरंभ में इसे पूरा का पाषाण काल कहते हैं, दो शब्दों में, यानी प्राचीन और पाषाण यानी पत्थर, प्राचीन और पाषाण यानी पत्थर से बना, ठीक है। प्राचीन पाषाण का मतलब पत्थर, प्राचीन पुराना पत्थर से बना। यह एक नाम पुरास्थलों से प्राप्त पत्थर के औजार के महत्व को बताता है। पूरा पाषाण काल में 20 लाख साल पहले, 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता था। इस काल को भी 3 भागों में विभाजित किया गया, आरंभिक, मध्य और उत्तर पाषाण युग। मानव इतिहास का लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान घटित हुई है, ठीक है। कौन से काल भाई? पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, ठीक है। अभी हम लोग हिस्ट्री, हम आपको फिर बता दें, हम लोग क्लास 6 की एनसीईआरटी को कवर कर रहे हैं।
6 की एनसीईआरटी खत्म होने के बाद हम लोग 7th 8th 9 और 10 9 10 11 12 पहले हम सबकी एनसीईआरटी को खत्म करेंगे। तो हम आपको बता दें क्लास 6 की एनसीईआरटी का आरंभ है, अध्याय 2 चल रहा है, ठीक है। तो एक बार फिर, जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण युग कहा जाता है। मेसोलिथ, ठीक है, या मध्य पाषाण युग कहते हैं। इसका समय लगभग 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले, देखिए डेट इम्पोर्टेंट है, ठीक है, 12,000 साल पहले से 10,000। इस काल को पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे और माइक्रोक्रोली यानी लघु पाषाण कहा जाता था, ठीक है। मध्य पाषाण काल में माइक्रोक्रोली, इन औजारों में हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे, आगे हंसिया और आरी जैसे औजार मिलते हैं। साथ साथ पूरा पाषाण युग और औजार भी इन दौरान बनाए जाते थे है ना। आगे चलते हैं हम लोग। अगले युग की शुरुआत लगभग 10,000 साल पहले हुई। 10,000 साल पहले से होती है। इसे नव पाषाण युग कहा गया। अगले युग की शुरुआत लगभग 10,000 साल पहले से, इसे नव पाषाण का क्या मतलब होता है या क्या होगा, हमने कुछ स्थानों के नाम दिए हैं। अगले अध्यायों में तुम्हें ऐसे अनेक नाम मिलेंगे। अक्सर हम पुराने स्थलों के लिए उन नामों का प्रयोग करते हैं जो आज प्रचलित है, क्योंकि हमें ज्ञात नहीं है कि उस काल में इनके क्या नाम दिया गया था, इनका क्या नाम था या क्या था। बदलती जलवायु, ठीक है, आइए हम लोग पढ़ेंगे बदलती जलवायु। इसमें क्या है भाई, बदलती जलवायु में क्या है, देखिए लगभग 12,000 साल पहले दुनिया के जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी, जिसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। इससे हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी और गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रह सकते थे। जो लोग इस जानवरों का शिकार करते थे वे भी इनके पीछे पीछे आए और इनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। हो सकता है कि तब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी जरूरत के अनुसार पालने की बात सोचने लगे हों। कल्पना में है भाई, हो सकता है कि इन जानवरों को पकड़ के। और इस काल में मछली भी भोजन का एक महत्वपूर्ण स्रोत था। पूरा पाषाण काल भाई। खेती और पशुपालन की शुरुआत कब से, इस दौरान उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूं, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। शायद महिलाओं और पुरुषों और बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया होगा। साथ ही वे यह भी सीखने लगे होंगे कि यह अनाज कहाँ उगते थे और कब पककर तैयार होते थे, है ना। ऐसा करते करते लोगों ने इन अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया होगा। इस प्रकार धीरे धीरे वे कृषक बन गए होंगे, ठीक है। कितनी नॉर्मल भाषा में कहीं देखा होगा धीरे धीरे उस चीज को। हाँ, इसी तरह लोगों ने अपने घरों के पास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाया होगा। सबसे पहले किस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया, वह कुत्ते का जंगली पूर्वज था। धीरे धीरे वे भेड़, बकरी, गाय और सूअर जैसे जानवरों को भी अपने घरों के नजदीक आने को उत्साहित करने लगे। ऐसे जानवर झुंड में रहते थे जो ज्यादातर घास खाते थे।
अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों के आक्रमण से इनकी सुरक्षा किया करते थे और इस तरह धीरे धीरे वे पशुपालक बन गए होंगे। तुम क्या क्या तुम बता सकती हो कि सबसे पहले कुत्ते को ही पालतू क्यों बनाया गया? आइए आगे पढ़ते हैं। घरेलूकरण की प्रक्रिया। लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को घरेलूकरण की प्रक्रिया के नाम दिया जा गया है ना? क्या है? लोगों द्वारा पौधे उगाने, जानवरों की देखभाल करने को अपना किया गया है, अपनाए गए ये पौधे जो तथा जानवर अक्सर जंगली पौधे तथा जानवर से भिन्न होते थे। इनकी जगह इनकी वजह यह कि इस प्रक्रिया के तहत अपनाए गए पौधों या जानवरों का चयन करते हैं। उदाहरण के तौर पर लोग उन्हीं जानवर पौधे तथा जानवरों का चयन करते हैं जिनके बीमार होने की संभावना कम हो। यही नहीं कि लोग उन्हीं पौधों को चुनते हैं जिसमें बड़े दाने वाले अनाज पैदा होते हैं, है ना? और साथ ही जिनकी मजबूत डंठलें अनाज के पके दाने के भार को संभाल सके। ऐसे पौधे के बीज को संभाल कर रखा जाता है ताकि फिर से उगने के लिए उनके गुण सुरक्षित रह सके। उन्हीं जानवरों को आगे प्रजनन के लिए चुना जाता था जो आमतौर पर अहिंसक होते थे। इसलिए हम देखते हैं कि पाले गए जानवरों तथा कृषि के लिए अपनाए गए पौधे जंगली जानवरों तथा पौधे से धीरे धीरे भिन्न होते गए। मिसाल के तौर पर जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवरों के दांत और सींग छोटे होते हैं। इन दांतों को देखकर इनमें से कौन सा जंगली सूअर का है और कौन सा पालतू सूअर का है? जंगली बड़े दांत है भाई, तो ये जंगली सूअर का होगा, ये पालतू सूअर का होगा। इस प्रक्रिया पूरी दुनिया में धीरे धीरे चलती रही। यह करीब 12,000 साल पहले शुरू हुई। वास्तव में आज हम जो भोजन करते हैं वे इन्हीं प्रक्रिया की वजह से है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों में गेहूं और जौ आते हैं। उसी तरह सबसे पहले पालतू बनाए गए जानवरों में कुत्ते, भेड़, बकरी आते हैं। कुत्ते के बाद भेड़, बकरी आते थे न। अनाज का प्रयोग बीज का रूप, खाद्य का रूप, उपहार के रूप में, भंडारण के रूप में। देखो अनाज का उपयोग कहाँ कहाँ किस किस रूप में करते थे। देखिए, एक बीज के रूप में, खाद्य के रूप में, खाने के रूप में है, उपहार देने के रूप में, भंडार करने के। एक नवीन जीवन शैली। अब देखिए, पिछले मानव से धीरे धीरे हम लोग का मान अब सुधर रहा है, एक नवीन जीवन शैली के बारे में आ गया। तुम किसी पौधे के बीज को बोकर देखो, तुम पाओगे कि इसे विकसित होने में कुछ वक्त लगता है। इसमें कुछ दिन, महीने या फिर साल तक लग जा सकता है। इसलिए जब लोग पौधे उगाते थे तो उनकी देखभाल के लिए उन्हें एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ता था। बोने से लेकर फसलों के पकने तक, पौधों की सिंचाई करने, खरपतवार हटाने, जानवरों और चिड़ियों से उनकी सुरक्षा करने और बहुत से काम शामिल थे, है ना? कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत संभाल कर करना पड़ता था। अनाज को भोजन और बीज दोनों ही रूपों में बचा कर रखना आवश्यक था। इसलिए लोगों को इसके भंडारण की बात सोचनी पड़ी। बहुत से इलाकों में लोग मिट्टी के छोटे छोटे बर्तन बनाए, टोकरियां बुनी या फिर जमीन में गड्ढे खोदा। क्या तुम्हें लगता है कि शिकारी या भोजन संग्रह करने वाले बर्तन बनाने और उनका उपयोग करते होंगे? अपने जवाब का कारण बताओ। जानवर चलते फिरते भंडारण,
हैं, खाद्य भंडार। जानवर बच्चे देते थे जिससे उनकी संख्या बढ़ती है। अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो उनकी संख्या तो बढ़ती ही है, साथ ही उनसे दूध भी प्राप्त हो सकता है, जो भोजन का एक अच्छा स्रोत है। यही नहीं, जानवरों के से हमें मांस भी मिलता था। दूसरे शब्दों में पशुपालन भोजन के भंडारण का एक तरीका था। ठीक है, भोजन के अतिरिक्त जानवरों को और क्या क्या मिल सकता है, भोजन के अतिरिक्त जानवरों से क्या क्या मिल सकता है। आज जानवरों का उपयोग किस लिए होता है? दूध के लिए, मांस के लिए, खाद्य सामग्री बनाने के लिए, उनके हड्डियों का चूरा बना कोलगेट बनाने के लिए। आओ आरंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में पता करें। ठीक है, मानचित्र खाद्य, इतना देखिए मानचित्र देखें, क्या तुम्हें कई नीले वर्ग दिख रहे होंगे? देखिए मानचित्र 2, आगे में जो ऊपर वाला मानचित्र गया है ना, उसी में हम लोग उसी का है ये सब। तो दिख रहे होंगे, पता है इनमें से प्रत्येक बिंदु उस जगह को दर्शाता है जो पुरातात्विकविद को शुरुआती कृषकों और पशुपालन के होने के साक्ष्य मिले हैं। ये पूरे उपमहाद्वीपीय में पाए गए हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमोत्तर क्षेत्र में, आधुनिक कश्मीर में और पूर्वी तथा दक्षिणी भारत में पाए गए हैं। वास्तव में ये निर्दिष्ट स्थान कृषकों और पशुपालन की बस्तियां थी या नहीं, इसे सोचने के लिए वैज्ञानिक खुदाई में मिले पौधे और पशु की हड्डियों के नमूनों का अध्ययन करते हैं। इनमें से सबसे रोचक जले हुए अनाज के दाने के अवशेष हैं। ऐसा लगता है कि ये गलती से या फिर जानबूझकर जलाए गए होंगे। वैज्ञानिक इन अनाजों के दानों की पहचान कर सकते हैं। इस तरह हमें पता चलता है कि उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बहुत सारी फसलें उगाई जाती रही होंगी। वैज्ञानिक विभिन्न जानवरों की हड्डियों की भी पहचान कर सकते हैं। आइए अस्थायी जीवन की ओर, एक तरह से अस्थायी जीवन। पुरातात्विक ने कुछ पुरास्थलों के झोपड़ियों और घरों के निशान मिले हैं, जैसे बुर्जहूम, वर्तमान में कश्मीर के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे और जिन्हें गर्तवास कहते थे, है ना। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियां होती थी, इससे उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती होगी। पुरातात्विकविदों को झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगह मिली है। ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे। बहुत सारी जगहों से पत्थर के औजार मिले हैं। इनमें से कई ऐसे हैं जो पुरापाषाण युगीन उपकरणों से भिन्न है, इसलिए इन्हें नवपाषाण युग का माना जा गया है। इनमें वे औजार भी हैं जिनकी धार को और अधिक पैना करने के लिए एक पॉलिश चढ़ाई जाती थी। ओखली और मूसल का उपयोग अनाज तथा वनस्पति से प्राप्त अन्य चीजों को पीसने के लिए किया जाता था। आज हजारों साल बाद की ओखली और मसूल का उपयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता है। उसी तरह प्राचीन प्रस्तर युगीन, यानी प्रस्तर पत्थर, युगीन माने युग के, उस युग के पत्थर, उस युग के औजारों का निर्माण और प्रयोग लगातार होता रहा। कुछ औजार हड्डियों से भी बनाए जाते थे। देखो भाई, औजार बनाया जाता है। आओ, नवपाषाण युग में पुरास्थलों के कई प्रकार की मिट्टी के बर्तन मिले हैं। कभी कभी इन पर अलंकरण भी किया जाता था। बर्तन का उपयोग
चीजों को रखने के लिए किया जाता था। धीरे धीरे लोग बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए भी करने लगे। चावल, गेहूं तथा दलहन जैसे अनाज अब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए थे। इसके साथ साथ अब लोग कपड़े भी बुनने लगे थे। इसके लिए कपास और आवश्यक पौधे उगाए जाने लगे थे। क्या ये परिवर्तन हर जगह एक साथ ही आए होंगे? ऐसी बात नहीं है। एक तरफ जहां कई जगहों पर स्त्री पुरुष शिकार और भोजन संग्रह का काम कर रहे थे, वहीं उन्हीं लोगों में हजारों साल का दरमान्य धीरे धीरे खेती और पशुपालन को अपना लिया। बहुत जगह लोग मौसम के मुताबिक बदल कर अपनी जीविका चलाया करते थे। सूक्ष्म निरीक्षण क्या है? मेहरगढ़ में जीवन मृत्यु। मेहरगढ़ ढूंढे। देखियो भाई, मेहरगढ़ मैंने दिखाया आप लोगों को। इसमें क्या है? यह ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहां के स्त्री पुरुष ने इस इलाके में सबसे पहले जौ गेहूं उगाना और भेड़ बकरी पालना शुरू किया था। बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये। मेहरगढ़ यह एक ऐसा इलाका है जहां पर सबसे पहले, है ना, मेहरगढ़ संभवतः सबसे पहले इलाकों में सबसे पहले गेहूं और जौ और भेड़ बकरियों को पालना शुरू किया था। और ये मेहरगढ़ कहाँ पाता है भाई? ईरान जाने का एक अच्छा जाने वाले रास्ते में बोलन दर्रे के पास हरा भरा एक समतल मैदान है। अब देखिए, यहाँ विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियां मिली हैं। इसमें हिरण का तथा सूअर जैसे जंगली जानवरों का, भेड़ और बकरियों की हड्डियां भी मिली हैं भाई। मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर अथवा आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज्यादा कमरे हैं, जिसमें से कुछ संभवतः भंडारण के काम आते होंगे। मृत्यु के बाद सामान्यतः मृतक के सगे संबंधी उसके प्रति सम्मान जताते हैं। लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखे जाते थे। मेहरगढ़, अब देखिए मेहरगढ़ के चित्र। मेहरगढ़ में घर शायद ऐसे दिखते हों। तुम जिस घर में रहते हो उनके साथ इस घर की क्या समानता है? क्या समानता है भाई? कुछ लगभग कुछ तो नहीं है। वैसे कमरे बनते थे, एक गैलरी होती थी, इसमें भी गैलरी है, देखो ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग का थोड़ा सा और बचा है, ठीक है। क्या है आगे में? मेहरगढ़ में देखिए भाई, कब्र भी देख लीजिए, देख लो। मेहरगढ़, इसके आगे मेहरगढ़ कई कब्रें मिली हैं। ऐसी कई कब्रें मिली हैं। एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया था। संभवतः इसे परलोक में मृतक के खाने के लिए रखा गया होगा। अस्थिपंजर है, बकरी भी रखा गया है। देखिए, मेहरगढ़ की कब्र का चित्रण। क्या तुम बकरी के कंकाल को पहचान सकते हो? बकरी कौन हो, कुत्ता कौन हो? बकरी ये रहा, है ना, बकरी यही है। आप भी पहचान के बताइए भाई, बकरी कौन है? उपयोगी, कल्पना करो, उपयोगी शब्द क्या है भाई? देखिए, आ जाइए। पूरा स्थल,
उपयोगी शब्द यहाँ में हम लोग देखेंगे। उपयोगी शब्द में उपयोगी शब्द अखेटक, खाद्य संग्राहक, पुरा स्थल, उपयोग स्थल, आवासीय स्थल, पुरा पाषाण का, मध्य पाषाण का, लघु पाषाण का, कृषक, पशुपालन, नव पाषाण का, कब्र। तुम आज के लगभग 12 साल पहले पत्थर की एक गुफाओं में रहते हो। 13 पृष्ठ में तुम्हारे मामा गुफा की एक भीतरी दीवार का चित्र तुम्हारे मामा गुफा की एक भीतरी दीवार का चित्र बना रहे हैं और तुम उनकी सहायता करना चाहते हो। तुम रंग बनाओ, रेखाएं खींचिए या फिर उसके रंग भरिए। तुम्हारे मामा तुम्हें कौन सी कहानियां सुनाएंगे? ठीक है। अब ये देखिए, थोड़ा सा आपको याद करें कि अखेटक खाद्य संग्रहालय गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि अखेटक गुफा संग्रह घास के मैदान का विकास, ये आप लोग करिएगा। ठीक है, देखना, ऊपर जाके देखना पड़ेगा ये चीजें। महत्वपूर्ण तिथियां: मध्य पाषाण कम बसने की प्रक्रिया, नव पाषाण का मेहरगढ़ बस्ती का आरंभ लगभग 8000 साल पहले है। और चर्चा करें। और चलिए, आज एनसीईआरटी लेक्चर मतलब लेसन हम लोग का दूसरा खत्म होता है। ठीक है, आगे अब अगले अध्याय में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।